डीवीसी पहले बहुत ही खराब स्थिति में थे, लेकिन विगत 3 वर्षों से हम लगातार इसमें वृद्धि कर रहे हैं। सोलर में भी हम तेजी से आ रहे हैं, करीबन 28 मेगावाट इंस्टॉल्ड हो गया है। सबसे पहले हम लोग ने लुब्रिकेंट्स के दिशा में काम किया है कि हमारी अभी लुब्रिकेंट्स की स्टॉक हमारे प्लांट में 0 रहेगी। हमारी जो चैलेंजेस हैं वो है ऐश का डिस्पोजल। तो हमने पिछले साल अभी जो करंट परिस्थिति में 105% ऐश का यूटिलाइजेशन किया। कोयले का स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कम होगा तो उससे चलते ऐश का भी उत्पादन कम होगा, जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। नमस्कार, विकास की बात डीवीसी के साथ इस लेटेस्ट एपिसोड में स्वागत है हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन मिस्टर तरुण कुमार। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। रिसेंटली डीवीसी का एक विजन है अगले 5 या 6 सालों में जो थर्मल कैपेसिटी एडिशन और ओवरऑल जो कैपेसिटी एडिशन होगा रिन्यूएबल में भी होगा। इन सब को लेकर आपका डिपार्टमेंट क्या प्लानिंग कर रहा है टू अचीव दैट विजन और द टारगेट ऑफ डीवीसी? देखिए, इस बारे में हमारा जो अभी मैक्सिमम जनरेशन थर्मल पावर प्लांट के चल रही है, जो हमारा करीबन 6540 मेगावाट है और हाइडल है 147 वाट, और सोलर में भी हम तेज़ी से आ रहे हैं, करीबन 28 मेगावाट इंस्टॉल्ड हो गया है। तो सोलर का जितना ऑपरेशन मेंटेनेंस है, अभी जो कंपनियां जो उसको इरेक्ट की हैं वही लोग कमीशन की हैं, वही चला रही है। थर्मल की जहाँ तक बात है, जो हमारा मेजर कंट्रीब्यूटर टू द टोटल जनरेशन है, पिछले साल हमने करीबन 75.7% पीएलएफ अचीव किया है। तो ऑल ओवर इंडिया के एवरेज पीएलएफ से हम लोग का पीएलएफ काफ़ी ऊपर है। जी, काफ़ी है, करीबन ऑल ओवर इंडिया का 69% के, तो हमने काफ़ी। और ये डीवीसी पहले बहुत ही खराब स्थिति में थे, लेकिन विगत 3 वर्षों से हम लगातार इसमें वृद्धि कर रहे हैं। और अच्छी बात है कि जो आज डीसी जो है डिक्लेयर्ड कैपेसिटी, उस पर ही हमें फिक्स चार्जेस मिलता है, जो हम 90% से भी ऊपर किए हैं। तो ये हमारा बैकबोन है, हमारे इंजीनियर्स का, हमारे जूनियर इंजीनियर्स और जितने लोग भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट किए हैं, उनके मेहनत का ये प्रतिफल है। तो हम इसमें लगे हुए हैं। तो क्या 3 साल में ऐसा क्या आपके डिपार्टमेंट में रेवोल्यूशन लाया गया या वर्किंग कल्चर को अडॉप्ट किया गया कि इस तरीके का डिक्लेयर्ड कैपेसिटी मोर देन 90% हम लोग देने लगे? हम लोगों ने इस बारे में सबसे अपने जो है राष्ट्रीय स्तर की जो कंपनियां रही हैं, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, उनके कल्चर को, और भी जो प्राइवेट में कंपनियां रही हैं उनके भी बेस्ट प्रैक्टिसेस को, O&M प्रैक्टिसेस को अपने कॉर्पोरेशन में इम्प्लीमेंट किया है। अपने इंजीनियरों को ट्रेंड किया है, उनके मोरल स्टैंडर्ड को भी हाई किया है, और इसके चलते ये सबका मेहनत, सभी के परिश्रम का और सम्मिलित डिसीजन का ये प्रतिफल है। तो अभी जो आप जान ही रहे हैं कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो कोडरमा में 2x800 है मेगावाट, रघुनाथपुर में 660 है, और दुर्गापुर और चंद्रपुरा में भी लाने की बात चल रही है। लेकिन ये जो बॉयलर्स आएंगे, ये सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। अभी तक जितना भी बॉयलर हमारे डीवीसी में है वो सब क्रिटिकल है। जो क्या अंतर है दोनों? हाँ, जो हम लोग कहते हैं 225 बार जो है वो हम लोग का क्रिटिकल प्रेशर होता है। उसके नीचे जब ऑपरेट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सब क्रिटिकल। इसके ऊपर करते हैं तो हम इसको कहते हैं सुपर क्रिटिकल। इसमें लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 0 हो जाता है। जो अभी मैक्सिमम हम लोगों का जो है 175-178 kg/cm² मैक्सिमम बॉयलर का ऑपरेटिंग प्रेशर है। इससे हमारी जो है साइकिल इफिशियंसी बढ़ जाएगी सुपर क्रिटिकल, और एक यूनिट से बहुत ज़्यादा उत्पादन होगा। ये नई टेक्नोलॉजी है। कोयले का स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कम होगा तो उससे चलते ऐश का भी उत्पादन कम होगा, जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये करीबन 2030 से आना शुरू होगा, जो अभी ऑर्डर जो प्लेस हुआ है उसके कंप्लीशन पीरियड से है। तो इस बीच है कि हम अपने इंजीनियर को, जो सबसे बड़ा हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है, इसको तैयार रखें कि इस टेक्नोलॉजी से एक्वेंटेंस होकर उनको ट्रेंड करके उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा दें कि ये जो यूनिट कमीशन हो जाएगा तो इसके O&M को पूरा ये हैंडल कर सकें। आपका तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उनके साथ भी अच्छा, उनके साथ हम लोग जो है ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, उनके साथ हम तालमेल करके जो रिसेंट टेक ट्रेनिंग्स है, हम लोग स्पेशली BHEL को ही ये दोनों ये है अवार्ड हुआ है। BHEL के ट्रेनिंग में, त्रिची के ट्रेनिंग में है, और भी हम
इलेक्ट्रिकल के लिए BHEL के और भी रिप्यूटेड कंपनियों के ट्रेनिंग इसमें दे के अपने इंजीनियरों को फुल्ली ट्रेंड करेंगे। जो सुपर क्रिटिकल के जो जहाँ यूनिट ऑपरेशनल है NTPC और अदर अच्छे प्लांट, बड़े प्लांट के, तो वहाँ भी हम अपने इंजीनियर को भेजेंगे कि वहाँ से हैंड ऑन एक्सपीरियंस लेकर आएँ, और ताकि हमें कोई असुविधा नहीं। तो आगामी 5-6 वर्षों में टोटल जो थर्मल कैपेसिटी है लगभग डबल हो जाएगा जी, करीबन जो अभी अपकमिंग है उसमें 5320 मेगावाट एडिशनल आएगा थर्मल में। तो उसके लिए फ्यूल की भी जरूरत पड़ेगी, तो जी। उस बारे में भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। उस बारे में हम लोगों के साथ जो है फ्यूल में, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल की जो एक अपेक्स बॉडी है फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट के लिए, उसने ग्रांट कर दिया है सभी के लिए। हमारा जो है कोल इंडिया के विभिन्न इकाइयों से लिंकेज प्रोवाइड किया हुआ है, और हमारा अपना, और हम लोग जैसे प्लांट आने के पहले फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट कर दिए हैं। हमारा अपना भी कोल माइंस है, हमारा अपना तुबेद कोल माइंस है, और भी कोल माइंस एक्वायर करने के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं, और हम लोग हो जाएंगे तो फ्यूल की दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हमारे दुर्गापुर प्लांट के लिए चंद्रपुरा का तो कोल इंडिया के साथ हमारा ज्वाइंट वेंचर हुआ है, कोडरमा, और इसका ऑलरेडी हम लोगों को ग्रांट कर दिया गया लॉन्ग टर्म, उसको बोलते हैं SLC-LT, स्टैंडिंग लिंकेज कमेटी लॉन्ग टर्म। तो ये दोनों, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल और पावर मिनिस्ट्री की और नीति आयोग की एपेक्स बॉडी है, जो इसने हमारे सारे इसको देख के प्रोजेक्ट लाने के DPR के तुरंत बाद ही हम लोग को लिंकेज ग्रांट हो गया है। तो ये हमें मिला हुआ है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारी जो चैलेंजेस हैं वो है एस का डिस्पोजल। तो हमने पिछले साल अभी जो करंट परिस्थिति में 105% एस का यूटिलाइजेशन किया, और ये जो है नए प्लांट आएंगे तो उनमें हम लोग नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, जिसके चलते हम लोग बॉटम एस नहीं करके हाइड्रा बिन में करेंगे, जो एक तरह का बहुत कम पानी का यूज करते हुए एक एस बनेगा जिसका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। उसके बाद हम लोग ड्राई फ्लाई एस, जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सबसे ज़्यादा ले जाते हैं, उनमें हम लोग जो एस साइलो आपने देखा होगा, उसके नीचे ट्रक बल्कर की व्यवस्था है, टायर माउंटेड ट्रक से ले जाते हैं। लेकिन आगे जो अभी नई प्लांट है उसमें हम लोग रेल माउंटेड बल्कर से ले जाएंगे, जिसके साथ बहुत बड़ी संख्या में एक साथ निकलेगा, और काफ़ी दूर दूर तक देश के किसी कोने में भी ले जा सकते हैं। तो ये एस की समस्या की है, क्योंकि रोड से ले जाना एक हमारा लिमिटेशन है कि रोड पर ट्रैफिक वॉल्यूम के चलते लिमिटेशन हो जाता है, तो इसमें ये सुविधा होगी। उसके बाद हमारा जहाँ तक चैलेंजेस है कि हम लोग ग्रीनरीज को, जो अभी इन्वायरमेंट है, हम लोग पर्यावरण के प्रति भी प्रतिबद्ध हैं। अभी जब एग्जिस्टिंग सारी 500 और 600 मेगावाट की जितनी एग्जिस्टिंग इकाइयाँ हैं जो वर्तमान में हैं, उन सभी में FGD लग गया है। तो हम उससे आप जान सकते हैं कि हम वातावरण के प्रति प्रतिबद्ध हैं। और कोडरमा में आप लोग एक ग्रीन बेल्ट भी डेवलप करने पहले इसको कर देता हूँ कि मैं सल्फर डाइऑक्साइड के नियंत्रण के लिए, कि उसका जो मानक है, जो राष्ट्रीय मानक जो निर्धारित है, उसके नीचे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। फ्लाई एस में भी ESP को हम लोग कैपेसिटी में जितना हमारा मापदंड है उसे भी नीचे कर रहे हैं, और इस दिशा में हम अभी मीझिया में जो पुराने जो यूनिट हैं उनका भी RNM करेंगे, ये ESP का RNM करेंगे, जिसको उसमें 3 नंबर में ऑलरेडी RNM का काम शुरू हो चुका है। ESP का जो मानकदंड से नीचे हो, जो वर्तमान जो हमारा जो गाइडलाइन है उससे नीचे हो जाएगा। जो नंबर ऑफ फील्ड्स है वो इंक्रीज करेंगे, उनके साइजेस भी बढ़ेंगे। तो ये है। अच्छा, ग्रीन अभी जो नए प्लांट हैं उनके जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिला है, उसके चलते हम लोग कमिटेड किए हैं कि हम लोग को ग्रीन करेंगे। तो उसमें कोडरमा में हमने IFP रांची के साथ MOU किया है, जिसके चलते वहाँ पर हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। ऑलरेडी रघुनाथपुर में वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डेवलपमेंट के साथ MOU है, पुराने फेज 2 के लिए भी वही है, जिसमें हम लोग जितना जगह खाली है, जितना हम लोग को कहा गया है, अभी 1/3 करीबन करना है हम लोग को ग्रीन। और दुर्गापुर के लिए भी हम लोग शीघ्र FDCL वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ MOU करेंगे, जो ग्रीन करेगा। और इन सब के चलते हमारा किसी भी तरह का, नॉट ओनली हम लोग सॉक्स को कम कर रहे हैं, सल्फर नॉक्स के प्रति भी हम उतना ही है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड की भी मात्रा जो मानक है उससे नीचे ही रहे। तो उसके चलते हमने BHEL से देकर सभी 500 और 600 मेगावाट में हम लोग मैंने स्टेज में कर रहे हैं, डीनॉक्स लगा रहे हैं बर्नर, जिससे कम काफ़ी हम लोग को इम्प्रूवमेंट। इससे आपको ये लग सकता है कि हम पर्यावरण के प्रति भी बहुत ही सचेत हैं। डीनॉक्स बर्नर के बारे में थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए, क्योंकि उस पर काफ़ी सारा कन्फ्यूजन रहता है। हाँ, डीनॉक्स बर्नर जो है, बर्नर में स्टैगर्ड कंबसन है उसमें। ये BHEL के कि हमने जो फर्नेस के टेम्परेचर को स्लाइटली जो है स्टेजेस में कंट्रोल किया है, कि हम लोग फ्यूल का, एयर का जो
एयर का जो उसमें दे रहे हैं उसमें स्टेजेस में दे रहे हैं, स्टेज कंबसन कर रहे हैं, तो जिसके चलते फर्नेस का टेम्परेचर बहुत ऊपर तक नहीं जाएगा और एक्सेस एयर जो है ओवर द फर्नेस फायर में दे रहे हैं। ठीक, तो इसके चलते जो है हम लोग कंबसन जो है नाइट्रोजन का कंबसन, जो नाइट्रोजन जो है जो टोटली जो अंदर में जो जल रहा है वो उस समय वहाँ डिले हो जाएगा। ऑडियंस को मैं बता दूं कि जो हमारा एनवायरनमेंट में जो एयर है उसमें लगभग 78% नाइट्रोजन है, और जब बॉयलर के अंदर में हम लोग कंबसन करते हैं पाल्वराइज्ड कोल के साथ, उसका टेम्परेचर जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है तो एयर के नाइट्रोजन को रिएक्ट करके उसका ऑक्साइड बनाता है, तो उसको बोलते हैं थर्मल नॉक्स। तो हम लोग डीनॉक्स को यूज करके, और सबसे ज़्यादा कॉम्पोनेंट थर्मल नॉक्स का होता है, तो हम लोग डीनॉक्स को यूज करके उस थर्मल नॉक्स को मेनली अगर हम रिड्यूस कर लेते हैं तो हम लोग नॉक्स को काफी लिमिट के अंदर ही रख पाते हैं। और सर आपने बिल्कुल सही बताया कि हम लोग एयर फ्यूल मिक्सर के कंबसन को थोड़ा सा स्टैगर्ड करके देते हैं, जिसके एयर को ही देते हैं जिसके चलते कंबसन कंट्रोल रहे और एक्सेस एयर ओवर द फर्नेस एयर में देंगे। और जैसा देखा गया है कि जो न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ पावर प्लांट्स आ रहा है उसका ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन भी काफ़ी कम है, तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है? ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन में जो है जो सुपर क्रिटिकल बॉयलर में, तो इसमें हम लोग बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। जो लेटेस्ट डिजाइन है वही ले रहे हैं, उसमें हम लोग अभी जो सब क्रिटिकल है उसमें देख रहे हैं कि अननेसेसरी जो इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है उसको नहीं चलाएं। नहीं तो बहुत लोग जैसे हैं कि कुछ इक्विपमेंट स्टैंड बाई है उसको रनिंग में छोड़ देते हैं, तो अभी उसको हम लोग जो CRC का जो मानक दंड है उसके लिमिट में ही रहने के लिए प्रयासरत हैं, और हमारे सभी प्लांट के जो हैं वो सभी विद इन रेंज है। तो इसमें हम लोग यही सब देख रहे हैं कि उनका मीटरिंग प्रॉपर हो, सारे जो इक्विपमेंट नहीं है उनका बढ़िया से ये हो, टाइमली ओवरहॉलिंग हो जिससे करंट ड्रॉवल कम लगे, ये सब चीज़ है, और इफिशियंसी जो है सारी इक्विपमेंट्स की बेहतर रहे। और इन्वेंट्री पे भी हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। इन्वेंट्री को कंट्रोल करना हमारे पास बहुत स्ट्राइक हो जाता है, तो इस बारे में हमने बहुत काम किया है। सबसे पहले हम लोग ने लुब्रिकेंट्स के दिशा में काम किया है कि हमारी अभी लुब्रिकेंट्स की स्टॉक हमारे प्लांट में 0 रहेगी, और हमने IOCL के साथ काम किया है कि 3 जगह हमने कोल्ड किया है कंज्यूमर लूब ऑयल डिपोट, जहाँ IOC को ही हम डिपोट बनाने के लिए अपना प्लांट में जगह दी है प्रेमाइसेस में, और वो भी ऑपरेट हम ही करेंगे। अच्छा, और हाँ, तो इसमें क्या होगा कि IOCL अपने लुब्रिकेंट्स और ग्रीसेस के ड्रम को रख देंगे जो हमारे मेझिया, कोडरमा और रघुनाथपुर प्लांट, और जब हमको ज़रूरत होगा तो उनके डिपो से हम वो निकालेंगे तेल, और रिमेनिंग अदर प्लांट अपने ट्रक से ले जाएंगे अपने स्टेशन में, और मंथ के एंड में जितना हम ऑयल का ड्रम यूज किए उसी का पेमेंट करना है। तो हमारे स्टोर में अब वो सामान नहीं रहेगा, तो स्टोरेज का भी और थोड़ा बहुत बड़ा इससे होगा कि इन्वेंट्री 0 कर लिया और एकदम एक्चुअल कंजम्पशन बेसिस पर ही हम रखेंगे। एक ये किया, एक हमने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ कि हमारे पास करीबन 3000 आइटम खरीदते थे, जिसके लिए करीबन 500 से 600 इंडेंट हो जाता था, जो हमारा CNM डिपार्टमेंट इसके लिए ओवरलोडेड रहता था कि NIT निकालो, फिर ऑफर लो, और फिर उसके बाद तो हमने BHEL से अभी किया है MOU, इस पर एग्री टर्म्स एंड कंडीशन, सभी कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशन, पेमेंट टर्म फ्रीज कर दिया गया। अब जो है केवल हम ईमेल के थ्रू उनको रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो उधर से ऑफर देंगे, प्राइस जस्टिफिकेशन एंड रीजनेबिलिटी, और सीधे हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे अपने डिपार्टमेंटल प्रोसीड्यूर जो है WPM और इसके सीधे ऑर्डर प्लेस। ये बहुत कम समय में ये हो जाएगा, और जो फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल आइटम्स हैं जो सभी प्लांट से रिलेटेड, उनको इकट्ठा करके एक ही ऑर्डर हम 2 साल के लिए प्लेस कर देंगे, जिसको जितना लेना है केवल सप्लाई ऑर्डर इंस्ट्रक्शन देके दे देंगे। तो ये सब चीज़ें करने से इन्वेंट्री भी कंट्रोल होगा और फास्टर प्रोक्योरमेंट होगा। तो जो समस्या आती है कि नहीं रहता है कभी, उसके चलते स्पेयर्स के चलते जो ओवरहॉलिंग जो डिले होता था उस पर हम अरेस्ट करेंगे, और हम BHEL के साथ और एक MOU करने जाएंगे कि सर्विसेज का भी कर लें, कि जो टरबाइन जनरेटर में जो हम जो ओवरहॉलिंग कर रहे हैं उसका भी एक यूनिफॉर्म इससे हो जाए तो जल्दी होगा। तो ये सब चीज़ हम लोग इस दिशा में प्रयासरत हैं। राइट्स के साथ एक MOU हुआ है, उसके चलते जो रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस है जो हम लोग का अपना साइडिंग है उसको अब राइट्स के साथ MOU करके दिए हैं कि राइट्स का इस बारे में विशेषज्ञता है उनको, राइट रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस पे। तो हमारे पुराने जो ट्रैक व्रैक हैं चंद्रपुरा के और मीझिया के, इन सब का भी अच्छा पुनरुद्धार हो जाएगा। इन शॉर्ट सर,
लास्ट में आप ये बताएं कि जो विजन है डीवीसी का, विजन 2030, उसमें आपका डिपार्टमेंट का क्या, उसके लिए क्या प्रिपरेशन है और क्या रोल करने जा रहे हैं? जो विजन 2030 है उसमें आप देखिए कि सबसे पहले हमने वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट पंचायत हाइडल यूनिट 1 को आरएनएम के तहत लाया है। आरएनएम में हमारी थोड़ी कठिनाई हुई है, जिसमें कैपेसिटी अप भी कर रहे हैं, 4 मेगावाट अप भी हो जाएगा। तो वो काम चल रहा है, जो इस अभी तक हम लोग समझ रहे हैं अगस्त सितंबर तक यूनिट आ जाएगा, जो बीएचईएल कर रहा है। काफ़ी हद तक काम बढ़ गया है, बहुत सामान आ भी गया है और हम करेंगे। इसी के तहत हम जो हाइडल प्लांट है, हाइडल प्लांट कहीं पर बताते हैं कि हम लोग इसका मैथन हाइडल में C&I सिस्टम जो पुराना है उसको स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से चेंज करेंगे, और उनका भी जो है हम लोग ओवरऑलिंग करेंगे और तिलैया का भी करेंगे। इसके अलावा हमने एनटीपीसी के साथ उनको एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए कहा कि आरएनए में डीपीआर कहिए कि रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है कि मेजिया 1, 2, 3 जो 92-93 का कमीशन प्लांट है, 92-93-94 के आसपास, उसका भी हम आरएनए करेंगे, कि जिसके चलते ईएसपी का तो कर ही रहे हैं, लेकिन अदर प्लांट्स का भी हम लोग देखेंगे कि जहाँ जहाँ सुधार हो, जब एनटीपीसी की रिपोर्ट आ जाएगी, वेरियस टेस्ट चल रहे हैं, और उसके बाद हम उसमें आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम सीए से परमिशन लेंगे कि कितना खर्च आएगा, क्योंकि इसको कैपिटलाइज करना होगा। उसके बाद हम उसमें ये 2 अभी हमारा ये है। इस तरीके से देखें आप लोग कि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आरएनएम के थ्रू उसको अपलिफ्ट कर रहे हैं, और जो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए हमारा जो मैन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोग ऑलरेडी रेडी कर रहे हैं उनको, कि आगामी जो भी सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें वो ऑपरेट करने के लिए कंफर्टेबल पोजीशन में रहें। तो ये जो हमारा और भी हम कर रहे हैं कि हमारे लार्ज स्केल में अभी तो आप देख रहे हैं कि ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग भी रिक्रूट हो रहे हैं नए, तो उनको एमपीटीआई में ट्रेनिंग दे के हम लोग ये कर रहे हैं कि सभी को पहले डेस्क इंजीनियर में दे रहे हैं कि उनको ट्रेनिंग करके, ये हमारा उद्देश्य ही है कि 5 साल के बाद हम उनको सीधे सुपर क्रिटिकल जो यूनिट्स आ रही हैं उनका चैलेंजेज उनके कंधों पे उसकी जिम्मेवारी देंगे। उसके बाद उनको और भी ट्रेनिंग करा रहे हैं। मिडिल में भी इन्वायरमेंट के प्रति हम कुछ इन्वायरमेंट इंजीनियर भी हम लोग लेटरल एंट्री कर रहे हैं, सिविल इंजीनियर भी कर रहे हैं, ये सब है। और हमारी सबसे बड़ी जो अभी चैलेंजेज है कि हमको यूनिट का लोड बहुत कम होता है, कि दिन में जैसे सोलर की जो का उत्पादन होता है तो हमें अपना लोड कम करना पड़ता है। तो उस दिशा में भी हमने अभी अपना जो किया है, हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि जिसमें हम फ्लेक्सिबल ऑपरेशन के लिए, जिसमें हमने अभी एक टेक्निकल लोड सक्सेसफुली अचीव किया है। एमटीपीएस यूनिट 8 के 500 में 40% जो इंस्टॉल कैपेसिटी लोड होगा उसके नीचे तक हम लोग चलाए, और चंद्रपुरा में यही 50% पे किया है। तो इससे क्या है कि हमें अभी जब लोड की डिमांड नहीं है तो यूनिट को कम करना है, और जब लोड का डिमांड है तो अप करना है। ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंजेज इस बीच ये है। चैलेंजेज है कि हमें कोल की क्वालिटी पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है, जिसके चलते हम लगे हुए हैं कि बेहतर कोल मिले, समय पे क्वालिटी ऑफ द कोल हो। एस में तो लगे ही हैं, जैसा आपको बताया, सॉक्स, नॉक्स, डिनॉक्स, ये सब तो है ही, और आरएनएम भी हम लोग कर रहे हैं। तो ये सब मूलतः ये सब काम है जो हम अपने मैंने जो अभी एग्जिस्टिंग प्लांट का जो है उसको विकास करके और डीवीसी के उद्धार के लिए और उसकी वृद्धि के लिए पूर्वोत्तर वृद्धि होती रहे, यही हमारी इस प्रयास के लिए सभी हम लोग संगठित रूप से प्रयास करते हैं, यही हमारा संकल्प है। थैंक यू सर। As you have seen that the operation department has done all their homework and they are ready to contribute their part to achieve the targets of Vision 2030. सर, समूचे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन टीम की तरफ से आपको सर धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकालकर अपने विचार हम लोगों के साथ शेयर किए हैं। थैंक यू सर। आपको और आपके टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद।